चैनल आई एम सूरज सहानी। तो ऑल माय क्लास 12th वाले प्यारे प्यारे भाई बहनों, तो अब हमें पढ़ना है फिजिकल एजुकेशन। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए फिजिकल एजुकेशन का यूनिट 1 यानी कि चैप्टर 1 इन डिटेल। अगर आपने एक बार इस वीडियो से चैप्टर को पढ़ लिया, आपको कुछ और करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई बुक में से रीडिंग मत करना, डोंट डू एनीथिंग एल्स, बस ध्यान से मेरी इस वीडियो को सुनो। एक एक कॉन्सेप्ट लेटेस्ट फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अभी मैं आपको क्रिस्टल क्लियर कर दूंगी। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज होगी जहां से आपको इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा जो बोर्ड एग्जाम में आपकी मदद करने वाला है। तो अगर अभी तक आपने फिजिकल एजुकेशन नहीं पढ़ी है, चाहे आप एग्जाम से 2 दिन पहले देख रहे हो, कितनी देर भी पहले ये वीडियो देख रहे हो, बस ये जो वीडियो होगी उसके बाद ये चैप्टर आपको दिमाग में समझ में आए, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए आप खुद से बना के हर एक आंसर को लिख पाओगे। तो जस्ट वॉच दिस वीडियो विथ सम कंसंट्रेशन, ठीक है। दूसरी चीज आती है इस चैप्टर के नोट्स की और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो तुम्हें उसकी भी बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। मैंने इस चैप्टर के जो है बहुत बढ़िया नोट्स बना दिए हैं, हैंड रिटन भी बना दिए हैं और टाइप्ड भी बना दिए। मतलब पहले हैंड रिटन बनाए थे, उन्हीं को टाइप्ड कर दिया है और वो नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। एक मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, वहां से जैसे आपने इंग्लिश का सारा सिलेबस कंटेंट आपने एक्सेस करा तो वहां सारे के सारे नोट्स जो है अपलोड हो चुके हैं, आप जाके देख सकते हो। फिजिकल एजुकेशन के हर एक चैप्टर के विद प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन लेटेस्ट फॉर्मेट के, और जो है इंस्टाग्राम के साथ साथ मैं कम्युनिटी पे भी अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगी। जो इंस्टा यूज नहीं करते वो कम्युनिटी से एक्सेस कर सकते हैं। तो सारी टेंशन भूल जाओ फिजिकल एजुकेशन की। विद इन वन शॉर्ट वे में हम जैसे हमने पूरा इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट करा था ना, और जैसे फायर मोड में इंग्लिश का पेपर देकर आए थे ना, वैसे ही आज फिजिकल एजुकेशन को फायर मोड में कंप्लीट करेंगे मैं और मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th वाले भाई बहन। तो कौन कौन रेडी है फिजिकल एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए, वो मुझे कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ बता देना, क्योंकि ये वही भाई बहन है मेरे जिनकी फिजिकल एजुकेशन में आएंगे फुल मार्क्स, ठीक है। तो फिर से शुरू करेंगे आज हम अपना, जैसे इंग्लिश का एग्जाम हमारा बिल्कुल टॉप लेवल गया था, वैसे ही अब फिजिकल एजुकेशन की तैयारी करनी है। अब एक चीज फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस बहुत ज्यादा बदल चुका है, ठीक है। कुछ सारे ऐसे टॉपिक से हट चुके, नहीं पढ़ने तो क्यों पढ़ के टाइम वेस्ट करेंगे। तो जब आप मेरी वीडियोस से पढ़ रहे हो तो मैं आपको लेटेस्ट कंटेंट पढ़ाने वाली हूं, टू द पॉइंट, जो एग्जाम में दिखेगा आपको। जो एक्स्ट्रा चीजें नहीं पढ़ाऊंगी, हाँ, बट समझा जरूर दूंगी अगर कोई समझने के लिए जिसकी जरूरत होगी। अब पहले चैप्टर की बात करते हैं। अगर आपको हर एक चैप्टर का अलग अलग सिलेबस समझना है तो उसकी वीडियो अपलोडेड है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से सिलेबस समझ लो। और वैसे सिलेबस नहीं भी समझा कोई बात नहीं, जो मैं एक एक चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगी वो पढ़ के चले जाना, बात खत्म। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं ये पहला चैप्टर। अब भाई इस पहले चैप्टर का नाम अब हो चुका है, एक बार इसका नाम दिखा देती हूँ। अब ये जो पहला चैप्टर है इसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स। वो प्लानिंग इन सपोर्ट नाम नहीं है इसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट। क्या पढ़ना है हमें इसमें? हम पढ़ेंगे कि कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट होती है, जैसे हम इतना क्रेज होता है ना, अरे वर्ल्ड कप आने वाला है क्रिकेट का, अरे आईपीएल आने वाला है, अरे फुटबॉल का वर्ल्ड कप आने वाला है। तो ये जो इतनी ह्यूज लेवल पे जो ये स्पोर्ट्स इवेंट कंडक्ट होते हैं, ओलंपिक्स हो गए, कॉमनवेल्थ गेम्स हो गए, या इवन आप अगर ये आप बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे भी देखोगे ना, मतलब जोनल लेवल पे भी, सॉरी लोएस्ट नहीं कहेंगे, जोनल लेवल पे अगर कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट जो है कंडक्ट कराना हो तो उसके लिए क्या प्रिपरेशन करनी होती है, ये आप इस सब्जेक्ट में इस वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हो। जैसे सिंपल इसका एग्जांपल हो, अब आपके एग्जाम आने वाले थे तो आपने अपने एग्जाम से पहले लास्ट 3 मंथ स्ट्रैटेजी जो है लगाई थी सो दैट सिलेबस कंप्लीट हो। तो ये वही चीज है कि भाई आपका एग्जाम आपके लिए एक इवेंट था, वैसे ही अगर कोई स्पोर्ट्स होना होता है, अगर एग्जाम में कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा ना तो यही बात सुन लो, स्ट्रैटेजी इवेंट मैनेजमेंट लिखना है आपको, सब समझ गए। वैसे तो सब समझ में आ गया, इसलिए मैं हिंदी में बताती रहूंगी। जैसे इंग्लिश का पेपर सारे चैप्टर रटा दिए थे, वैसे ये सारे चैप्टर आपके दिमाग में समझ में आ जाएंगे आपको, फिर आप हर क्वेश्चन का आंसर खुद से लिख कर आओगे और पेपर लगेगा आपको इजी। तो मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट मतलब कि कोई भी गेम ऑर्गेनाइज हो रहा है, कोई भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, उसको कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है ये आप इस चैप्टर से पढ़ने वाले हो, ठीक है। जैसे कि हम लोग देखते हैं भैया वर्ल्ड कप हो रहा है, तो उससे भाई वर्ल्ड कप तो हमारे सामने टेलीकास्ट हो रहा है, तो सोचो कितनी प्रिपरेशन करनी होती होगी उसको कंडक्ट कराने में। तो यही चीज आप पढ़ोगे, सिंपल, ठीक है। अब जो है सिलेबस आपका बहुत ज्यादा ना, बहुत कॉम्पैक्ट हो चुका है, बहुत आपको जो है वो सब नहीं पढ़ना जितना डिटेल में पहले पढ़ते थे, किस में डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो किसी पे कोई चीज ऐड हुई है, किसी में डिलीट हुई है, जो भी टेंशन मत लो, मैं हर वीडियो में सब कवर करवा दूंगी। सबसे पहले आपको पढ़ना है फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट, यानी कि स्पोर्ट्स इवेंट कंडक्ट करानी है तो कौन कौन से फंक्शन आपको परफॉर्म करें। जैसे तुम्हारा बोर्ड एग्जाम है
तो तुम्हें अपने सब्जेक्ट के पहले कॉन्सेप्ट को समझना है, फिर लर्न करने क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर देखने, सैम्पल पेपर डालने, तुम्हारे ये 5 फंक्शन होते हैं। वैसे ही अगर स्पोर्ट इवेंट ऑर्गेनाइज करानी हो तो वो 5 फंक्शन क्या होते हैं वो आप पढ़ोगे, जिनमें आता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इनकी डेफिनेशन एग्जाम में लिखने को आ सकते हैं, तो सिर्फ हिंदी में बता के नहीं जाऊंगी, यहाँ पे नोट्स चल रहे होंगे तो आप यहाँ से भी कॉपी डाउन कर सकते हो। ऐसे कॉपी डाउन करने की जरूरत नहीं है, इंस्टाग्राम से जाके सब एक्सेस कर सकते हो, लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इंस्टा नहीं चला तो कम्युनिटी से मिल जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आएगी वेरियस कमिटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर जो है अगर कोई जो है स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करानी हो तो अलग अलग कमिटीज की जरूरत होती है जो उसे ऑर्गेनाइज करेंगी। बस ये पढ़ना है आपको, प्री, ड्यूरिंग, पोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी सब बता दूंगी। नेक्स्ट आता है फिक्सचर्स एंड इट्स प्रोसीजर्स, ठीक है। इसमें आप नॉकआउट में बाय एंड सीडिंग और लीग का स्टेयरकेस एंड साइक्लिंग जो फिक्सचर्स बनाने होते हैं वो भी मैं आपको सिखा दूंगी, और विद एग्जांपल्स हम लोग इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो अभी शुरू करेंगे हम पहला अपना मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट का पहला टॉपिक जो होता है हमारा फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट। इसको बहुत ध्यान से देख लो, कौन सा होता है सबसे पहला फंक्शन। अगर कोई स्पोर्ट्स इवेंट आपको ऑर्गेनाइज करो, और सिर्फ स्पोर्ट्स इवेंट मत देखो, अपने दिमाग में सोचो आपको ना अपने स्कूल में कराना है कोई भी फंक्शन आपको कराना है। आप सोचो आपको अपनी बर्थडे पार्टी भी अगर प्लान करनी है ना तो भी, अगर कोई स्पोर्ट्स इवेंट आपको ऑर्गेनाइज करो, और सिर्फ स्पोर्ट्स इवेंट मत देखो, अपने दिमाग में सोचो आपको ना अपने स्कूल में कराना है कोई भी फंक्शन आपको कराना है। आप सोचो आपको अपनी बर्थडे पार्टी भी अगर प्लान करनी है ना तो भी इन सब चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। ये सब फंक्शन की जरूरत ना कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज कराने में लगती है। मैं कह रही हूँ आपको अपना बर्थडे प्लान करना है तो सबसे पहले आप प्लान करोगे, अच्छा ठीक है मेरा बर्थडे इस डेट को आ रहा है, मैं इस फ्रेंड्स को बुलाऊंगा, ठीक है। फिर ऑर्गेनाइजिंग करोगे, फिर जो है उसकी लोकेशन डिसाइड करोगे, फिर सोचोगे किस किस जने को बुलाना है, फिर अपने किसी दोस्त को, स्टाफिंग में क्या होगा, किसी दोस्त को कहोगे भाई तो ये वाला मेरे लिए अरेंजमेंट करा दियो, ये मेरे लिए अरेंजमेंट करा दियो, फिर आपका डायरेक्टिंग होगा, फिर कंट्रोलिंग। मतलब कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज कराना होता है ना उसमें ये सभी के सभी स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। डिटेल में अभी हम पढ़ेंगे। आप एक एग्जांपल सोचना कि आपके स्कूल में ना आपको इंटर स्कूल कंपटीशन कंडक्ट कराना है, कि आप एक एबीसी पब्लिक स्कूल में पढ़ते हो और तुमने सारे तुम्हारे शहर के जितने स्कूल है ना सबको अपने यहाँ पे एक टूर्नामेंट होस्ट करने के लिए बुलाना है। तो ऐसे सोच के चलना, एग्जाम में आप एग्जाम्पल भी मेंशन कर सकते हो, ऐसे सोच के चलना कि जब आपको वो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराना है तो आपको क्या करने की जरूरत है, कि भाई इतने स्कूल आएंगे, इतने स्कूल के बच्चे आएंगे, इतने स्कूल जजेस भी आपको अपॉइंट करने पड़ेंगे और सब कुछ आपको देखरेख करनी पड़ेगी। तो वो देखरेख कैसे होती है ये आप समझोगे तो आप हाई लेवल पे भी समझ जाओगे कि कैसे जब इतने बड़े बड़े इवेंट जैसे एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप, ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज होते हैं तो भी इन्हीं चीजों का ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट। तो देयर आर 5 फंक्शन। सबसे पहले लिख दोगे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। इसका एक एक्रोनिम बना लो, POS। ये क्या बन रहा है हमारा, POSDC, ठीक है। तो आप किसी भी फॉर्म में इसका एक एक्रोनिम अपना बना लो, स्टार्टिंग के वर्ड्स को POSDC ऐसे ही लर्न कर लो। POSDC क्या 5 फंक्शन है, POSDC प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। बात खत्म। अब पढ़ते हैं इनको डिटेल में। दैट व्हाट इज प्लानिंग, आपको ना शॉर्ट में ही आएगा, डेफिनेशन लिखने को ज्यादा इतना नहीं आएगा। तो प्लानिंग क्या होती है गाइस, तो प्लानिंग सबसे फोरमोस्ट फंक्शन होता है स्पोर्ट्स का या फिर किसी भी चीज का ना सबसे पहला टास्क होता है प्लानिंग करना। प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ सीक्वेंस ऑफ वर्क फॉर अ फ्यूचर लाइन ऑफ एक्शन। ये सिंपल सी प्लानिंग की डेफिनेशन है, आप ये लर्न कर लीजिए, ठीक है। ये देखो, ये जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट करी है इस वाले डब्बे से आप पढ़ सकते हो। देखो प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम सोचते हैं कि आगे हम कैसे अपने कामकाज को बढ़ाएंगे, यानी कि एक तरीके की हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं जिसमें हम जो हमारा गोल है उसको अचीव करने के लिए जो हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं उसको हम प्लानिंग में लाते हैं। जैसे आपका गोल था कि आपको सारा सिलेबस कंप्लीट करके फुल मार्क्स लेकर आने हैं, तो उसके लिए आपने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई कि मैं एक वीक में ये पढ़ूंगा, इस तरीके से मैं चैप्टर को पढ़ूंगा, इस तरीके से मैं चैप्टर्स का रिविजन करूंगा। तो दैट वाज प्लानिंग ओनली। ऐसे ही जब भी स्पोर्ट्स इवेंट होती है तो प्लानिंग इज द फोरमोस्ट मतलब सबसे पहला। तो आप एग्जाम में ऐसे लिख सकते हो प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन इन स्पोर्ट्स एज इट गिव्स अ व्यू ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि आगे चल के क्या होने वाला है वो सब हमें प्लानिंग से ही पता चलता है। अब ये प्लानिंग की ना 2-3 डेफिनेशंस आपको याद रखनी है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये हमने एनसीईआरटी में गिवन है। कई बार ऐसा आ जाए कोई MCQ और ये पूछ लिया जाए कि भाई ये वाली डेफिनेशन किसने दी है, तो ये हारे की डेफिनेशन आप जरूर याद रखना। मे बी मैं प्रोनाउंस गलत कर रही हूँ, इनका नाम HARRE है, ठीक है। तो उन्होंने बताई थी प्लानिंग की डेफिनेशन, प्लानिंग इज अ प्रोसेस टू अचीव ऑब्जेक्टिव। सबसे आसान डेफिनेशन इससे लर्न कर लो। और वैसे
और इसको जब लर्न करोगे तो इसे इन्वर्टेड कॉमर्स में ही लिखना। बहुत आसान डेफिनेशन है, बहुत बढ़िया। प्लानिंग एक प्रोसेस है टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स बाय सॉल्विंग द प्रॉब्लम एंड मेकिंग इट इजियर टू कंप्लीट द टास्क। सिंपल डेफिनेशन, प्लानिंग एक प्रोसेस है अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके और इजीली अपने टास्क को कंप्लीट करने। जैसे हमारे जब एग्जाम्स भी थे तो हमने प्लानिंग करी कि हमें ऐसे पढ़ाई करनी है, और जो प्रॉब्लम जैसे डिस्ट्रैक्शन, प्रोक्रास्टिनेशन हमारे जो है रास्ते में आते हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, डाउट्स आते हैं, वो सब हम क्लियर करते हुए चलेंगे और अपने टास्क को कंप्लीट कर लेंगे। आप जो है ना खुद से एग्जांपल लेके सोचिए। तो प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग इज द प्रोसेस टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स बाय सॉल्विंग द प्रॉब्लम एंड मेकिंग इट इजियर टू कंप्लीट द टास्क। या फिर ये भी लिख सकते हो, प्लानिंग इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट बिकॉज सक्सेस और फेलियर ऑफ एनी इवेंट मेनली डिपेंड्स ऑन इट्स इफेक्टिव प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान। तो इस तरीके से आपको प्लानिंग का पूरा आंसर बनाना है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम से नोट्स में चेक कर सकते हैं। प्लानिंग मैंने आपको इतनी सारी डेफिनेशन यहाँ पे बता दी है। इफेक्टिव प्लानिंग अगर होती है ना गाइस, तो ही आपका गोल जो है वो अचीव हो पाएगा, कि आपने अच्छा सोचा, अच्छा ठीक है इस डेट पे हमें ये इवेंट ऑर्गेनाइज कराना है, इसके लिए हमें ये स्ट्रैटेजीज लगानी पड़ेगी कि इवेंट बहुत अच्छे तरीके से आपका हो जाए। तो प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सीक्वेंस ऑफ वर्क फॉर अ फ्यूचर लाइन ऑफ एक्शन। क्या क्या काम होगा ऑर्गेनाइज कराने के लिए। या प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस मतलब दिमाग लगेगा इसमें आपका, सोच समझ के आप ये प्रोसेस बनाओगे ऑफ थिंकिंग इन एडवांस अबाउट सेटिंग ऑफ गोल्स एंड डेवलपिंग स्ट्रैटेजीज विच आर रिक्वायर इन अटेनिंग द गोल एफिशिएंटली। यानी कि कोई भी गोल अचीव करना है, उस गोल को अचीव करने के लिए जो आप सोच विचार करके स्ट्रेटेजी बनाते हो उसे कहते हैं प्लानिंग। ठीक है, सिंपल। को आप इसका स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हो। और प्लानिंग के जो फायदे हैं वो भी एक बार मैं आपको बता देती हूँ। प्लानिंग की एक डेफिनेशन, और प्लानिंग क्यों की जाती है। तो प्लानिंग इसलिए की जाती है सो दैट सक्सेसफुल हो जो भी इवेंट हम ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। अब एक बार ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग एग्जाम में जो है हमें तो बस प्लानिंग पढ़ने को दिया गया, बट फिर भी मैं आपको ये बता रही हूँ सो दैट आपका ना समझ में आ जाए। एग्जाम में आप लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। प्लानिंग करने के बहुत फायदे होते हैं। रिड्यूस द चांसेस ऑफ, आपने पहले से ही प्लान कर रखा है, आपको पता होगा यहाँ गलती हो सकती है तो आप गलती नहीं करोगे। तो प्लानिंग से रिड्यूस होती है चांसेस ऑफ मिस्टेक्स। इट सजेस्ट प्रॉपर प्रोग्राम्स टू बी कंडक्ट विद प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। ठीक है, जो भी आपने पहले से प्लान कर रखा है कि ठीक है भैया ये वाली इवेंट ऑर्गेनाइज हो रही है, उसके लिए जो ये पर्टिकुलर इक्विपमेंट्स लाने हैं, ये लोग ये काम करेंगे, ये वाला काम ये लोग करेंगे। तो सबको जब अपनी अपनी ड्यूटीज पता होंगी, आपने सब प्लान कर रखा है, तो आगे गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी जब आप प्लानिंग करते हुए चलते हो। टू प्रमोट इनोवेटिव, प्लानिंग करोगे तो आप सब दोस्तों को लेकर बैठोगे कि भाई तू बता मुझे अपना ना बढ़िया सा स्कूल में इवेंट ऑर्गेनाइज कराना है, तो सबके आइडियाज आपके पास आएंगे, इनोवेटिव इवेंट होगा। टू प्रोवाइड डायरेक्शनल टुवर्ड्स द गोल, अनड्यू प्रेशर नहीं होगा। देखो प्लान से चल रहे थे, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया वो प्रेशर में नहीं है, जिन्होंने प्लान नहीं करा उनके ऊपर प्रेशर जरूर आता है। ठीक है, टू रिड्यूस चांसेस ऑफ मिस्टेक, टू इंक्रीज क्रिएटिविटी। कोई भी 3 याद कर लो, जब प्लानिंग लिखोगे तो नीचे लिख देना, ये नंबर मिलेंगे आपको अच्छे और ज्यादा। तो प्लानिंग की डेफिनेशन लिख दी, प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप फॉर स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट। और कोई आपने प्लानिंग के बारे में एक्सप्लेन कर दिया, प्लानिंग इज द स्ट्रैटेजी दैट वी मेक टू अकम्प्लिश आवर गोल। ये भी लिख दोगे तो भी नंबर मिल जाएंगे। प्लानिंग इज द स्ट्रैटेजी मेक टू अकम्प्लिश आवर गोल्स, इतना भी लिख दो कि नंबर मिल जाएंगे। प्लानिंग हेल्प्स टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ मिस्टेक, प्लानिंग इंक्रीजेस द क्रिएटिविटी, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन टुवर्ड्स गोल, प्लानिंग प्रोवाइड इनोवेटिव आइडियाज। खत्म बात, ये 3 लिख देना पूरे नंबर। ठीक है, अब प्लानिंग के बाद आता है भैया दूसरा गोल, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग सेकेंड स्टेप होता है। तो ऑर्गेनाइजिंग इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्लानिंग। ठीक है, अब इसमें होता क्या ऑर्गेनाइजिंग में, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान। ठीक है, अब यहाँ आप प्लान से बना चुके थे, यहाँ पे प्लान ना एग्जीक्यूट किया जाता है कि भाई सोच तो लिया बट अब उससे एग्जीक्यूट भी होता है। अब बेसिकली इस ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, इट इंक्लूड डिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेज एंड ऑर्गेनाइजिंग पर्सनल इन ऑर्डर टू अचीव द गोल। यानी कि भैया जो गोल आपका अचीव करना है उसके लिए अब आपको लोगों को अलग अलग ड्यूटीज देनी होगी, ऑर्गेनाइज करना होगा, उसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। जैसे आपने कहा कि स्पोर्ट्स इवेंट स्कूल में आपको ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है, तो उसके लिए आप प्लान कर चुके हो ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज होगा। फिर आप स्कूल के हेड बॉय को, हेड गर्ल को, स्पोर्ट्स कैप्टन को, ठीक है, वाइस स्पोर्ट्स कैप्टन को, प्रीफेक्ट्स को और जो स्टूडेंट्स हैं हर क्लास के मॉनिटर्स को आप अपने पास आपने बुलाया एंड देन सबको उनकी ड्यूटीज़ दे दी कि कौन नेम सेलेक्ट करके लाएगा, कौन बच्चा जो है क्या काम करने वाला है, किसको क्या ड्यूटीज़ मिलेंगी, किसको किस चीज़ की देख रेख करनी है। जब सबको उनकी ड्यूटीज़ दी जाती हैं तो वो होता है ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, कैसे डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क
वर्क कैसे होगा, कौन क्या काम करने वाला है, कमेटीज़ कैसे बनेंगी, उनकी ड्यूटीज़ देना, और जो है रिपोर्टिंग करना कि ठीक है भैया वो काम हो गया तो तुम्हें आके कोई एक जना बताते ठीक है वो काम फाइनल डन हो चुका है। तो ये सब चीज़ें आती है ऑर्गेनाइजिंग में कि आपने दिमाग में जो सोच लिया है देन यू स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग इट। ठीक है, तो एक बार ऑर्गेनाइजेशन की आप डेफिनेशन यही लिखनी है, ऑर्गेनाइजेशन रेफर टू द प्रोसेस थ्रू विच वेरियस वर्क्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू अ इवेंट और प्रोग्राम आर स्पेसिफाइड। ये देख लो पूरे नंबर मिलेंगे जो मैंने गोला लगाया जिस पे, ये पक्का याद कर लो। ऑर्गेनाइजिंग रेफर टू द प्रोसेस, ये वो प्रोसेस है थ्रू विच वेरियस वर्क्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू अ प्रोग्राम आर स्पेसिफाइड, यानी कि काम बांट दिया जाता है ना, जिसमें भाई तूने ये करना है, तूने ये करना है, तूने ये करना है। जैसे तुम्हारी बर्थडे पार्टी है तो तुमने कहा भाई केक तू ले आई हो और वो जो खाने का है मेन्यू तुम रेडी कर लेना, वो मेरे बेस्ट फेवरेट वाले सॉन्ग्स की प्लेलिस्ट तो रेडी कर लियो, और ये वो इन सब लोगों को जो है ना इनविटेशन तुम दे देना, और मैं जो है मैंने क्या करना है, मेरा बर्थडे है, आई विल बी लाइक बस मैं तो एंजॉय करने आऊँगा। ऐसे तुमने जो है अपना पूरे के पूरे काम को सेग्रीगेट कर दिया है, उसे कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, तो ये यहाँ आप देख सकते हो इसमें अलग अलग कमेटीज़ और अलग अलग लोगों को जो टास्क परफॉर्म करना होता है उसका जो है उनको बता दिया जाता है। तो ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स में जो बोल रही हूँ सुन लो, लर्न भी नहीं करना पड़ेगा, कान तक आवाज पहुंच जाएगी। ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू द प्रोसेस थ्रू विच वेरियस वर्क या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क लिखना है या रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखना, वर्क लर्न हो रहा है तो वर्क लिखना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लर्न हो रहा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखना। ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू द प्रोसेस थ्रू विच वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटेड टू अ प्रोग्राम आर स्पेसिफाइड। खत्म, ये भी लिख दोगे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ऑर्गेनाइजिंग ये होता है। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस तो स्पोर्ट्स इवेंट में क्या क्या होती है फिर, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, आइडेंटिफाई पहले पता तो लगाओ क्या क्या काम करने हैं। ठीक है भैया, केक भी लेकर आना है, सॉन्ग की प्लेलिस्ट भी डिसाइड करनी है, खाने का भी मेन्यू देखना है, इवेंट भी जो वेन्यू भी जगह ऑर्गेनाइज करनी है, और किस किस को बुलाना है वो भी देखना है। ये 4 काम करने हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क, स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट होना है तो कौन कौन से गेम खिलाए जाएंगे, क्या प्राइस भी दिया जाएगा, ये सब चीजें आपने सोच ली कि व्हाट आर द टास्क दैट आर टू बी अकम्प्लिश्ड। फॉर्मेशन ऑफ वेरियस कमेटीज या डिपार्टमेंट, फिर आप स्कूल में अपना डिपार्टमेंट बना दोगे। ये जो मॉनिटर है ना सारे क्लास के, चलो भैया सब क्लास में जाके नेम्स लिखवा के लाओ जो जो इंटरेस्टेड है। ये बच्चे हैं, अच्छा ठीक है तुम पूरा इसका पब्लिसिटी कर देना कि हाँ हमारे स्कूल में होने वाला है, ये सारा सोशल मीडिया पे फैला देना कि भाई हमारे पर्टिकुलर एबीसी पब्लिक स्कूल में बहुत बेहतरीन सा कंपटीशन हो रहा है। फिर एक बच्चे को कह दिया ठीक है तुम ग्राउंड में सारे इक्विपमेंट चेक करके आओ कि भाई स्कूल में सारे इक्विपमेंट्स जो नहीं है उन्हें मंगवाओ। तो ऐसे अपना दिमाग में सोचो कि हाँ तुम कर रहे हो प्लानिंग, ऐसा सोचो सारे मेरे भाई बहन कि भाई हम सब मिलके अपने स्कूल में जो है हम एक पूरा स्पोर्ट्स इवेंट अपना ऑर्गेनाइज करा रहे हो, तो आपको सब आसान लगेगा। विजुअलाइज करो, रट्टे नहीं मारने पड़ेंगे। नेक्स्ट होता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, फिर सबको ड्यूटी दे दी, सोच लिया ना कमेटी बना दी, फिर कहा चलो भैया चलो जाके काम करो। नेक्स्ट इस्टेब्लिशिंग रिपोर्ट, फिर रिपोर्ट कि भाई वो मॉनिटर्स नाम लिखवा के लाए हैं नहीं लाए हैं, ले आए तो ठीक है भैया, और सारी कम्युनिटीज आपस में एक दूसरे का वर्क चेक कर रही हैं, सबको आके बता रही हैं। ये हो गया ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजिंग के बाद आता है हमारा नेक्स्ट जो होगा स्टाफिंग। ठीक है, अब स्टाफिंग क्या होता है, दिस रेफर्स टू identifying key staff positions and to ensuring that the proper talent is serving that specific job duty in order to achieve the aims and objectives of an organization। अब देखो गाइस इसमें क्या होता है, स्टाफिंग तो यानी कि स्टाफ अपॉइंट करना। जैसे मैंने आपको ऑर्गेनाइजिंग में बुलाया था ना कि हाँ वर्क्स डिवाइड करना है, ये वाला टास्क होता है स्टाफिंग में कि भाई जो वर्क है आपको पता चल गया कि क्या क्या वर्क है, कमेटीज बनानी है। ठीक है, आपको पता चल गया कि एक कमेटी बनानी है जिसने नाम सबके लेकर आने हैं, एक कमेटी बनानी है जिसने इक्विपमेंट्स चेक करनी है, एक कमेटी बनानी है जो पब्लिसिटी करेगी। आपने ऑर्गेनाइजिंग में सारी की सारी ना पब्लिसिटीज डिसाइड करनी है। अब जो मैंने आपको वो एग्जांपल दिया था ना कि उस क्लास के मॉनिटर जो है ये काम करेगा, इस क्लास के प्रीफेक्ट्स ये काम करेंगे, वो काम होता है हमारा स्टाफिंग में। ठीक है, कि आप स्टाफ अपॉइंट कर दोगे। आपकी एक कमेटी बनी थी जिसने सभी सेक्शन से नाम लिखवा के लाने थे, तो आपने हर क्लास के मॉनिटर को बोला कि भाई तुम वो नाम लिखवा के लाओगे, तो वो आपने स्टाफ अपॉइंट कर दिया कि वो वाला काम करेंगे। अगर बर्थडे में लो तो आपने सोचा था बर्थडे का केक लेकर आना है, सॉन्ग की प्लेलिस्ट डिसाइड करनी है, तो बर्थडे का केक लेकर आना, सॉन्ग की प्लेलिस्ट डिसाइड करना, वो ऑर्गेनाइज करा था आपने कि ये पर्टिकुलर वर्क है। अब वो केक कौन लेकर आएगा, जिस दोस्त को तुम कह रहे हो, वो हो गया स्टाफिंग करना कि आपने उस पर्टिकुलर वर्क के लिए तू लेकर आएगी मेरा केक, भाई तू लेकर आएगा मेरा केक, ये जो सॉन्ग्स की प्लेलिस्ट है तुमने डिसाइड करनी है, तुमने डिसाइड करनी है। तो ये हो गया, आपने स्टाफ भी अपॉइंट कर दिया। मैंने एग्जाम्पल दोनों का मिक्स करके दे दिया था ना आपको, तो इसको एग्जाम्पल को अब तुम सेग्रीगेट कर लो कि भैया पहले तुमने जो है क्या करा, वर्क डिवाइड कर दिया, इन्होंने बर्थडे केक लाना है, इन्होंने ये काम करना है, इन्होंने काम करना है, इन्होंने काम करना है। अब जो ये स्टाफिंग स्टेप आता है उसमें आप सारे वर्क को के लिए ऑफिशियल्स अपॉइंट कर देते हो कि आपने ये ड्यूटी परफॉर्म
करनी है, आपने ये ड्यूटी नाम से ही समझ में आ रहा है, स्टाफिंग यानी कि स्टाफ्स को अपॉइंट करना है। तो दिस रेफर्स टू आइडेंटिफाइंग की स्टाफ पोजीशन, कि भाई मॉनिटर्स ला रहे हैं नाम लिखवा के, स्पोर्ट्स कैप्टन पब्लिसिटी करेंगे हमारे इस कंपटीशन की, तो ये हो गया आपने की स्टाफ पोजीशन कि आपने यही काम करना है, कि कल को ये ना हो कि सबको अपना पता ही नहीं था कि हमने कमेटी में कौन सा काम क्या करना है, वो मॉनिटर आके लड़ रहे हैं उनसे कि भाई तूने पब्लिसिटी अच्छे से नहीं करी, या वो आके कह रहा है नहीं मैं नाम लिखवा के आऊंगा। नहीं, जिसकी जो ड्यूटी है वो वही परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो दिस रेफर्स टू आइडेंटिफाइंग की स्टाफ पोजीशन एंड टू इंश्योर दैट प्रॉपर टैलेंट इज सर्विंग दैट स्पेसिफिक जॉब ड्यूटी इन ऑर्डर टू अचीव द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। और ये इसलिए करा जाता है सो दैट ना उस जो टैलेंट है जिस चीज़ में वो वहीं पे लगे। जैसे मैं कह रही हूँ कि वो जो हमें कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराना है, तो उसके लिए हम चाहते हैं कि बहुत सुंदर डेकोरेशन हो हमारे ग्राउंड्स में। तो वो जो बच्चे जो टैलेंटेड है, जिनकी पेंटिंग अच्छी है, जिनका क्राफ्ट वर्क अच्छा है, डेफिनेटली हम उन्हीं को तो वाली ड्यूटी देंगे डेकोरेशन की। अब अगर उनको दे देंगे जिनका क्राफ्ट वर्क अच्छा नहीं है, तो हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो स्टाफिंग में ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि जिस इंसान को आप ड्यूटी दे रहे हो वो उसे परफॉर्म कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो अगर हमें डेकोरेशन का टास्क देना है तो हम उन स्टूडेंट्स को देंगे जिनकी स्किल्स अच्छे हो, जिनका आर्ट क्राफ्ट ये सब अच्छा हो, तो हम उनको देंगे, तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टाफिंग, ठीक है। तो स्टाफिंग में क्या होता है, सबसे पहले एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायर्ड, भाई कितने, अब हम तो स्कूल में तो आप बच्चों को बुला लोगे, बट अगर बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करना है तो तब तो एस्टिमेट करना पड़ेगा, सबको सैलरीज भी मिलेंगी, पैसे भी मिलेंगे, तो वहाँ तो सबको देखना पड़ेगा ना। तो एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायर्ड, अब भैया बड़े बड़े गेम्स होते हैं, IPL हो गया, एशियन गेम्स हमारे होते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स हो गया, ओलंपिक हो गया, तो कितना स्टाफ वहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। तो भाई एस्टिमेट करो कि भाई और की ज़रूरत तो नहीं है, तो फिर वहाँ पे जॉब्स क्रिएट करी जाए, ठीक है। नेक्स्ट, सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सूटेबल कैंडिडेट्स। अब ये आप अपने लेवल पे, तो आप इतने से लेवल पे आप सोचे करो भाई ये सॉन्ग्स ना किसी ऐसे भाई को देना अपने या बहन को जिसका बढ़िया बढ़िया सॉन्ग्स चलाए जो मेरी पार्टी में, ऐसा ना बेवकूफ़ रोने वाले से गाने चला दे, समझ गए। तो ये भी आप इतने छोटे लेवल पे भी आप सोच के करोगे कि जिसने आपके सॉन्ग्स की प्लेलिस्ट बनानी हो उसमें बहुत बेहतरीन से गाने डाले, तो आप अपने उसी फ्रेंड को बोलोगे कि तुमने जो है प्लेलिस्ट डिसाइड करनी है। तो जब इतनी सी चीज़ पे आप सिलेक्शन कर रहे हो, तो वहाँ तो इतने बड़े बड़े स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज होने हैं, तो वहाँ पे भी जो कैंडिडेट रिक्रूट करा जाता है वो भी बहुत ध्यान से करे जाते हैं। नेक्स्ट होता है प्लेसमेंट ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। अब भैया ये जो हमारा इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं ना, स्पोर्ट्स इवेंट, ये कोई आसान काम नहीं है करना। तो स्टाफ्स की ओरिएंटेशन, उन्हें समझाया जाता है कि ऐसा इवेंट होने वाला है, उनकी ट्रेनिंग भी कराई जाती है कि कल को अगर उस समय पे कोई प्रॉब्लम आ जाए तो दी शुड बी ट्रेन्ड उस प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे करना है। उनका प्लेसमेंट हो गया। तो ये होता है हमारा फंक्शन स्टाफिंग का। अब मैं एक एक कॉन्सेप्ट को ना आपको कोई जल्दीबाजी में नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं आपको विजुलाइज करा के विद एग्जाम्पल पढ़ा रही हूँ। मेरा यहाँ के रीडिंग करने का कोई मतलब नहीं है, ऐसा बुक में से भी रीड कर सकते हो, सब बुक्स में सब गिवन होता है। आई वॉन्ट कि सब कुछ आपके दिमाग में बैठ जाए विद द एग्जाम्पल, सो दैट आप एग्जाम में अपने आप हर आंसर्स को स्मूथ लाइक बटर लिख कर आओ। तो ध्यान से इसको देख लीजिए। आप नोट्स आपको स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हो, नोट्स की टेंशन मैं वैसे बता रही हूँ नहीं लेनी है, इंस्टाग्राम आईडी पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। ये 20-25 मिनट की वीडियो जो आप देख रहे हो, आई डोंट नो कितने समय की बनेगी, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बेहतरीन वे में, ठीक है। अब पढ़ते हैं गाइज, हमारा नेक्स्ट आ जाता है हमारा फंक्शन, वो होता है डायरेक्टिंग। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टास्क आता है, इसको कहते हैं डायरेक्टिंग, ठीक है। डायरेक्टिंग मेरी लैंग्वेज में बोलो तो ऐसे बोलो दादागिरी, यानी कि यहाँ पे कैसे उस इंसान का काम होता है जो है बस सामने वाली जितनी भी कमेटीज है, जितने भी लोग जो काम कर रहे हैं उनको आगे डायरेक्शन दिखाएंगे कि हाँ आपको ये काम अच्छे से करना है, उन्हें मोटिवेट करेंगे, अरे नहीं 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 ये गलत हुआ है, प्लीज डू इट वेरी केयरफुली, जो आके सबको डायरेक्ट करेंगे। उन्हें खुद कुछ नहीं करना, उनमें लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए। डी से डायरेक्टिंग, डी से दादागिरी, ऐसे करके लर्न कर लो, और इसको लिटरल मत लेना, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि ये वो इंसान होते हैं जो काफी लीडरशिप क्वालिटी में अच्छे होते हैं, जो इतनी सारी कमेटीज को संभाल पाए कि भाई ये कमेटी ये काम करिए, ये वाली ड्यूटी इसने परफॉर्म करनी है, इतने सारे ग्रुप्स को संभाल पाए कि भैया उनमें लड़ाई ना हो, ऊपर से काम अच्छे से चल जाए, इवेंट बिल्कुल बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाए। तो उसके लिए डायरेक्टिंग भी बहुत मैटर करती है। यहाँ पे जो डायरेक्टर होते हैं उनकी जिम्मेवारी होती है कि हर काम जो है वो बहुत बढ़िया वे में हो। जैसे कि जब कभी मैंने आपको क्या कहा कि भाई आपका बर्थडे, तो आप खुद डायरेक्टर बन जाओगे कि आप चाहोगे भाई मेरा सारा काम बढ़िया से हो जाए। जैसे घर में शादियां होती हैं तो जो
बड़े बुजुर्ग होते हैं वो सारा डायरेक्टर वाला रोल परफॉर्म करते हैं, वो जो है पूरे ना अपनी देख रेख में सारे कामकाज को कराते हैं, ठीक है। तो वही चीज आप समझ लो कि वो दिखाते हैं कि भाई ये काम सही से होना चाहिए, ऐसे होता है, उन्हें ज्यादा नॉलेज होती है कि किस पर्टिकुलर टास्क को कैसे परफॉर्म करना है, तो वो बच्चों के थ्रू सब कुछ करवा लेते हैं बढ़िया तरीके से पूरा इवेंट। वैसे ही यहाँ स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी डायरेक्टर्स होते हैं जो हर एक कमेटी की देखरेख करते हैं, उनमें लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं एंड दे गेट द वर्क डन वेरी इजीली एंड इफेक्टिवली। एंड उनका काम मोटिवेट करने का भी होता है कि बाई चांस अगर कोई पर्टिकुलर टास्क गलत हो जाए तो नाउ दे कम कि भाई तुम टेंशन मत लो, अच्छे से करो, कोई बात नहीं, मोटिवेट करने का काम भी उनका ही होता है, ठीक है। तो डायरेक्टिंग रेफर्स टू इंस्ट्रक्टिंग, ये लिखना है गाइस, इसके बिना नंबर नहीं मिलेंगे, ये लिखना पड़ेगा आपको। डायरेक्टिंग, ये देखो जो जो मैं मार्क कर रही हूं वो लिखना, डायरेक्टिंग, और नोट्स में आपको सब मिल जाएगा। डायरेक्टिंग रेफर्स टू इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड इंस्पायरिंग ह्यूमन वर्कफोर्स। ह्यूमन वर्कफोर्स कौन हुई? जो लोग काम कर रहे हैं ना अलग अलग कमिटीज में, टू अचीव अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, कि वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाए, उसको हम डायरेक्टिंग कहते हैं, ठीक है। डायरेक्टिंग पर्सनल इज अ लीडरशिप क्वालिटी, ये एक लीडरशिप क्वालिटी इसमें चाहिए होती है कि वो पर्टिकुलर इंसान को जो है सारे काम बढ़िया तरीके से करा रहा है, ठीक है। इट इज अ फंक्शन ऑफ गाइडिंग, इंस्पायरिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग पीपल टू अकम्प्लिश द गोल्स। तो सिंपल क्या है? डायरेक्टिंग रेफर्स टू इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड इंस्पायरिंग ह्यूमन वर्कफोर्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट टास्क पे जो होता है आपका कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग रेफर्स टू इंश्योरिंग दैट ऑल एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड एज पर द प्लान। तो कंट्रोलिंग में क्या होता है? चेक किया जाता है, कंट्रोल, वही आप देखो, चेकिंग करो कि जितने भी टास्क आपने करवाए हैं वो बिल्कुल उसी तरीके से हुए हैं या नहीं हुए हैं। कंट्रोलिंग रेफर्स टू ऑल प्रोसेसेस दैट लीडर्स क्रिएट टू मॉनिटर द सक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे आप फाइनली एंड ऑफ द डे क्या होती है? कंट्रोलिंग होती है कि जो लीडर्स होते हैं वो चेक करते हैं दैट एवरीथिंग इज डन और नॉट, ठीक है, कि परफॉर्मेंस सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब जो है पूरा एट द एंड जो एक पूरी देखरेख करनी होती है वो आ जाता है कंट्रोलिंग में। तो ये कंट्रोलिंग की डेफिनेशन है। कंट्रोलिंग रेफर्स टू इंश्योरिंग दैट ऑल एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड एज पर द प्लान, ठीक है। अब आप डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग में कंफ्यूज मत हो ना, डायरेक्टर अभी भी काम को करवा रही होती है, वो मोटिवेट करते हैं कि यस यू शुड डू इट, यू शुड डू इट। एट द एंड कंट्रोलिंग का काम आता है कि कंट्रोलिंग देखता है कि जो काम हो चुका है वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है। अब आते हैं गाइस, हम ये देख सकते हो आप यहाँ पे, ये सभी को मैंने एक शॉर्ट वे में लिख दिया है। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पहला हो गया प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये पांचों मैंने आपको इतना डिटेल में 20 मिनट इसलिए लग गए इसे समझाने में, बिकॉज आई डोंट वांट कि आपको रट्टे मारने पड़े इनके, आप अपने आप एग्जाम में अपनी लैंग्वेज में भी लिख पाओ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी क्लिक कर सकते हो, नोट्स में आपको मिल जाएगा। अब आते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ कमिटीज पे। अब नेक्स्ट टास्क होता है इसमें सबसे जरूरी वो होता है कमिटीज बनाना, सो दैट अलग अलग टास्क को जो है डिवाइड करते हैं ना, तो हम कमेटी एग्जाम में बहुत जरूरी है। एग्जाम में सीधा लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन इस पे आ सकते हैं। तो अलग अलग कमेटीज बनाई जाती है कोई भी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, जैसे पब्लिसिटी कमेटी, ट्रांसपोर्टेशन कमेटी, डेकोरेशन। इनका नाम पढ़ के पब्लिसिटी कमेटी मतलब इवेंट को पब्लिसिटी देगी, वो बताएगी, जैसे आपने अभी आगे डिटेल में समझा दूंगी। ट्रांसपोर्टेशन, डेकोरेशन, सेरेमनी, ग्राउंड एंड इक्विपमेंट, रिफ्रेशमेंट वाली, ऑफिशियल्स, अनाउंसमेंट, फर्स्ट एड, फाइनेंशियल। तो इन सब कमेटीज को भी डिटेल में मैं आपको पढ़ाती हूँ। ये बॉक्सेस आप देख सकते हो बहुत कलरफुल मैंने बना दिया इनको, सो दैट आपको सीधा दिखाई दे और आप इन्हें नोट डाउन भी कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले पब्लिसिटी कमेटी ये इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करती है कि भैया ये वाला पर्टिकुलर टूर्नामेंट होने वाला है, पहले की टूर्नामेंट में भैया लोग तो आए देखने के लिए, ऑडियंस तो एंगेज हो, टीवी पे, रेडियो पे, न्यूज़पेपर में, पोस्टर्स के थ्रू, सोशल मीडिया पे पूरा मतलब कि वो पूरा फैला देते हैं, जैसे कि भैया ये वाला इवेंट होने वाला है एंड यू हैव टू यू कैन वॉच इट, ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, ये प्लेयर्स आएंगे, ये टीम्स होगी, पूरी बात पब्लिसिटी कमेटी की होती है, ठीक है। क्योंकि इवेंट का सक्सेस कहीं ना कहीं इस पे भी डिपेंड करता है कि कितने लोग उससे एंगेज हो रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए सबसे ज़रूरी काम होता है ये। नेक्स्ट होता है ट्रांसपोर्ट कम्युनिटी। ट्रांसपोर्ट कम्युनिटी समझ ही सकते हो, जो ट्रांसपोर्टेशन का सारा ध्यान रखती है कि प्लेयर्स को ग्राउंड तक आना है या कोई इक्विपमेंट जाने है ग्राउंड तक, एवरीथिंग जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बिल्कुल सही से चलता रहे। क्योंकि अगर ट्रांसपोर्टेशन में डिले हो गई तो भैया वहाँ तो टाइम पे मैच स्टार्ट होना है, अभी प्लेयर्स पहुंचेंगे ही नहीं तो क्या होगा। तो ट्रांसपोर्टेशन कमेटी का बहुत जिम्मेवारी होती है स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, कि अगर खाना भी पहुंचना है किसी जगह पे तो वो कैसे होगा कि ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू कोई चीज़ जा रही है, रिफ्रेशमेंट जा रहे हैं, कोई सीट्स जानी, कुछ भी जाना है, तो ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी, जिनका काम होता है कि जो स्टेडियम हो गया, जो पूरा एरियाज होते हैं उनको अच्छे से डेकोरेट करना, बिल्कुल क्लीन हो, वो ओपन सेरेमनी होनी है तो क्या करना है, क्लोज सेरेमनी है तो
क्या करना है। तो डेकोरेशन कमेटी का बहुत ज़्यादा रोल होता है, फिर वो ट्रॉफीज मेडल्स का भी अरेंजमेंट करते हैं, सर्टिफिकेट्स का भी अरेंजमेंट करते हैं वो पहले से ही। तो यहाँ आप देख सकते हो, इसको रीड कर लो और आपको अपने आप से लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी। आप नाम से ही समझ सकते हो कि भैया जो ग्राउंड है वो ठीक है या नहीं, फील्ड्स को चेक करना, ट्रैक को चेक करना कि कहीं पे कुछ खराबी तो नहीं आ गई है, गड्ढे तो नहीं है, या कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन तो नहीं है। खराबी कोई भी ग्राउंड पे तो उन्हें सही करना होता है, ठीक है। सारे नेसेसरी इक्विपमेंट्स जो ज़रूरत होते हैं प्लेयर्स को, वो सब वहाँ पे ज़रूरी होने चाहिए। इक्विपमेंट और ग्राउंड नाम से ही समझ सकते हो क्या होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो ये हमने 1 2 3 4 कम्युनिटीज़ पढ़ ली है। नेक्स्ट कमेटी फूड एंड अकोमोडेशन। ये आप ज़रूर मेंशन कर सकते हो कि जैसे जो प्लेयर्स आ रहे हैं, जो जितने भी स्टाफ हैं, वो क्या खाना खाएंगे, वो कहाँ पे रुकेंगे, उसकी देखरेख करती है फूड एंड अकोमोडेशन कमेटी। अगर अकोमोडेशन साइट जहाँ पे प्लेयर्स रह रहे हैं, जहाँ पे स्टाफ कोचेस रह रहे हैं, वहाँ पे कोई रिपेयर वर्क की ज़रूरत है, तो वो सब काम उनकी देखरेख में होता है। क्योंकि ये इतना सा काम के लिए भी अगर कमेटी नहीं होगी तो सोचो वहाँ पे तो कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी कि किसी के पास फूड नहीं पहुँच रहा है और वहाँ पे कोई रिपेयर वर्क की ज़रूरत है, तो इसके लिए पर्टिकुलर अलग कमेटी बना दी जाती है। नेक्स्ट हो गया कमेटी फॉर ऑफिशियल्स। अब इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए याद रखना। कमेटी फॉर ऑफिशियल्स का काम क्या होता है कि ये डिसाइड करते हैं ऑफिशियल्स रिक्वायर्ड टू प्रिसाइड ओवर द मैचेस, ठीक है। यानी कि एक कमेटी ही डिसाइड करती है कि बाकी ऑफिसर्स कौन कौन होंगे। तो इसका काम होता है ऑफिसर्स को अपॉइंट करना कि अच्छा ठीक है ये जजेस बनेंगे, इन्होंने ये वाला काम करना है, इन्होंने ये वाला काम करना है। तो जो अलग अलग कमेटी के जो इंचार्जेस हैं, उन इंचार्जेस को इलेक्ट करता है कमेटी फॉर द ऑफिशियल्स, ठीक है। नेक्स्ट 3 कमेटीज और हैं, ये देख सकते हो आप। अनाउंसमेंट कमेटी, ये पूरे के पूरे अनाउंसमेंट जो ड्यूरिंग द स्पोर्ट्स इवेंट चल रही होती है ना, कि भाई ये आउट हो गए हैं, ये नहीं हुए हैं, ये गोल हुआ है, ऐसे तरीके से ये सब अनाउंसमेंट कमेटी का काम होता है। कमेटी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग वेरियस अनाउंसमेंट ड्यूरिंग द स्पोर्ट मीट और गेम। ड्यूरिंग भी, बाद में भी, पहले भी सारा अनाउंसमेंट समझ सकते हो। ओपनिंग क्लोजिंग सेरेमनी का कि भाई मैच शुरू हो गया, एंड होने का, ठीक है, ये सब काम इनका होता है। कमेंट्री करना, ठीक है, ये सब अनाउंसमेंट कमेटी का काम होता है। नेक्स्ट फर्स्ट एड कमेटी। फर्स्ट एड कमेटी वेरी इंपॉर्टेंट है कि क्वालिफाइड डॉक्टर्स को, हेल्पर्स को, फर्स्ट एड किट्स को मेंटेन करके रखना कि अगर कोई सिचुएशन ऐसी हो तो उनको इमीडिएटली, जितने भी प्लेयर्स होते हैं उनको जो है ट्रीटमेंट मिल जाए, ठीक है। और इंजरीज जल्दी से, आपने देखा होगा कि कैसे जल्दी से वहाँ पे डॉक्टर्स आ जाते हैं, तो वो फर्स्ट एड कमेटी का ही काम होता है, ठीक है। तो ये हम विजुलाइज अच्छे से कर सकते हैं बिकॉज जो है हम स्पोर्ट्स फैन तो है ही सारे के सारे। तो फाइनेंस कमेटी नेक्स्ट आती है हमारी, फाइनेंस कमेटी। तो ये फाइनेंस कमेटी, पैसा भैया, अब इतना ही खर्चा तो हो गई इतनी बड़ी बड़ी इवेंट्स करवाने का, तो वो खर्चे का जो बजट होता है वो सब फाइनेंस कमेटी प्रिपेयर करती है। जो फीस और जो सैलरी और ये सब चीज़ों को जो है फाइनेंस कमेटी जो है वो सब चीज़ें यही देखती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपकी कितनी कमेटीज हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कमेटीज हमने पढ़ी है। 9 ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कमेटीज आपने पढ़ी है। कई बुक्स में 10 भी गिवन होती है, 12 भी गिवन होती है, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक्स्ट्रा भी पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप कम मत पढ़ के जाना, ये तो ज़रूर पढ़नी है आपको, ठीक है। चलो भैया, यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इन्हीं कमेटीज़ के लिए आपको एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इन कमेटीज़ की प्री रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बताओ और पोस्ट वाली बताओ, ठीक है। अब आपके पास 2 चॉइसेस है, आप सबके अलग अलग भी पढ़ सकते हो, तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दी है। एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आप सभी कमेटीज़ की ना प्री रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप बता दो, तो आप ऐसे मेंशन कर सकते हो कि प्री रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ठीक है। प्री रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, तो जो प्री मतलब क्या, मैच से शुरू होने से पहले। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ मैच से शुरू होने से पहले बहुत सिंपल वे में क्या क्या चीज़ों को देखना पड़ता है। तो एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग में भी आ सकता है कि डिस्क्राइब द प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। ओके गाइस, तो भी देखते हैं प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो दीज आर डन बिफोर द स्टार्ट ऑफ टूर्नामेंट। दे नीड अ प्रॉपर प्लानिंग विच इज टू बी डन इन अ सिस्टमैटिक वे। क्या क्या होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू प्लान अ शेड्यूल ऑफ द टूर्नामेंट विच इंक्लूड्स फाइनलाइजिंग डेट, वेन्यू ऑफ द टूर्नामेंट। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी भैया, टूर्नामेंट कहाँ पे ऑर्गेनाइज होने वाला है, कौन से दिन पे हो रहा है, कौन सी जगह पर हो रहा है, सबसे पहली चीज ये डिसाइड करनी होती है। नेक्स्ट, टू अरेंज द फैसिलिटीज विच इंक्लूड्स इक्विपमेंट्स एंड प्ले फील्ड्स। उसके बाद जब आपका डिसाइड हो गया कि पर्टिकुलर, आप सोचो कि आप अपने स्कूल में सिर्फ एक बास्केटबॉल मैच कंडक्ट करवाना चाहते हो, आपके स्कूल में हो रहा है, डेट डिसाइड हो गई, वेन्यू डिसाइड हो गया,
अब क्या है कि भैया बास्केटबॉल ग्राउंड बिल्कुल ही रेडी हो जाए, आपके पास जितने इक्विपमेंट्स, बास्केटबॉल्स हो गई, जो भी इक्विपमेंट्स की जरूरत है वो आपके पास आ जाए। दूसरा टास्क ये होगा। नेक्स्ट, टू मेक द बजट ऑफ द टूर्नामेंट एंड टेक अप्रूवल फ्रॉम हायर अथॉरिटीज। फिर जितने भी खर्चे की जरूरत होगी उसके लिए बजट बनाना कि जो इक्विपमेंट्स ये पैसों के ही आएंगे ऑब्वियसली वो, और फिर हायर अथॉरिटीज को यानी कि प्रिंसिपल्स को, कोऑर्डिनेटर्स को इन्फॉर्म करना दैट यू आर ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट। तो हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना भी जरूरी होता है। फॉर्मेशन ऑफ वेरियस कमिटीज एंड द ग्रुपिंग ऑफ स्टाफ मेंबर अकॉर्डिंग टू देयर पोटेंशियल के अकॉर्डिंग काम को डिवाइड कर देना, जो हम पढ़ के आए हैं। टू सेंड इन्फॉर्मेशन ऑफ द टूर्नामेंट टू द कंसर्न टीम्स। उसके बाद क्या होगा भैया, जो कंसर्न टीम्स है, जो प्लेयर्स है, उन्हें पता तो चल जाए भैया कोई टूर्नामेंट होने वाला है, सो दैट वो परफॉर्म कर ले, मतलब वो प्रैक्टिस कर ले। अब ऐसे उन्हें 2 दिन पहले थोड़ी बताओगे कि भाई वहां मैच होने वाला है, आ जाना। नहीं, क्या पता वो बिजी हो, क्या पता वो प्रिपेयर्ड ना हो, तो वो क्यों आएगा कोई। तो आपको कम से कम 15-20 दिन, 1 महीने, 2 महीने पहले इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि ये पर्टिकुलर इवेंट में वी वांट टू इनवाइट यू, सो दैट वो प्रैक्टिस करे, वो कहीं और शेड्यूल ना हो, उन्हें कहीं और ना जाना हो। तो इस सब चीज़ों के लिए टू अरेंज ऑफिशिएटिंग टीम्स एंड देयर अप्रूवल फॉर, ये आप मेंशन कर सकते हो सबको ध्यान रखने के लिए। टू अरेंज मोमेंटो, सर्टिफिकेट वगैरह जो है, अपने मेडल्स, ट्रॉफीज, सब कुछ तैयार करना। अरेंज अ प्लान लॉजिंग, ठीक है, अगर आप प्लेयर्स को बुला रहे हैं तो जो है उनका लॉजिंग, कहाँ पे वो रुकेंगे, रहने की जगह, उस सब का आप लोगों को देखना पड़ेगा। टू प्लान आउट ट्रांसपोर्टेशन फॉर द टीम्स, ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ज़्यादा जरूरत है। तो ये प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। 10 मैंने यहाँ लिखी है, कम से कम 8 तो आपको लर्न करनी है, तो आप जाके इसको नोट्स एक्सेस कर सकते हो। अब पढ़ते हैं हम ड्यूरिंग टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ड्यूरिंग टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टूर्नामेंट के दौरान कोई दिक्कतें ना आए, तो उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग में होती है टू चेक अरेंजमेंट्स फॉर इनॉग्रल सेरेमनी, यानी कि जो स्टार्टिंग सेरेमनी होती है वो अच्छे से हो जाए, तो उसके अरेंजमेंट करना। द रेगुलर चेक ऑफ अरेंजमेंट्स, एक सेकंड पे जाके चेक करना कि जो भी काम हो रहा है वो स्मूथली हो रहा है या नहीं हो रहा है। टू चेक एलिजिबिलिटी ऑफ द टीम्स, ठीक है। टू मेक श्योर दैट टूर्नामेंट इज रनिंग एज पर शेड्यूल, कुछ लेट तो नहीं हो रहा है, सब शेड्यूल के अकॉर्डिंग चल रहा है। टू सुपरवाइज द स्टाफ, हर एक स्टाफ को सुपरवाइज करना। टू प्रिपेयर द रिकॉर्ड ऑफ स्कोर शीट, यानी कि कितने कितने गोल हो गए, क्या है, कितना स्कोर है, किसका कितना पॉइंट हुआ है, उसका पूरा का लिख के रखना। टू अरेंज रिफ्रेशमेंट, ऑफिसर्स के लिए भी रिफ्रेशमेंट, खाना का भैया भूखे पेट थोड़ी जो है बंदा बैठ सकता है, उनके लिए भी रिफ्रेशमेंट। प्लेयर्स के लिए जो रिफ्रेशमेंट की जरूरत होती है उस सबको अरेंज करना। टू मेक द अनाउंसमेंट, अब जब तक अनाउंसमेंट नहीं होगी तब तक क्या समझ में आएगा किसको क्या चल रहा है, तो अनाउंसमेंट अच्छे से हो रही हो। और फर्स्ट एड बहुत ज़रूरी है आप लोगों का ड्यूरिंग टूर्नामेंट में। टू प्रोवाइड डेली प्रोग्रेस ऑफ टूर्नामेंट टू मीडिया, अब मीडिया तक भी खबरें पहुंचाना कितना ज़रूरी होता है कि भाई वो जो घर पे बैठे लोग मैच देख रहे हैं उन्हें भी तो पता चले। तो ये हो गई आपकी ड्यूरिंग टूर्नामेंट, ठीक है। अब ड्यूरिंग टूर्नामेंट के बाद आती है पोस्ट टूर्नामेंट, यानी कि टूर्नामेंट के बाद। तो बाद में भी काफ़ी कुछ देखना पड़ता है गाइस, तो यहाँ देखो आप, तो बाद में देखना पड़ता है अरेंजमेंट ऑफ प्राइज। भैया जो लोग जीते हैं तो उन्हें प्राइज दिए जाए, ट्रॉफीज डिस्ट्रीब्यूट करी जाए, सर्टिफिकेट्स, पार्टिसिपेंट्स सर्टिफिकेट्स ही दिया जाए। टू मेक अ प्रेस नोट एंड सेंड इट टू द मीडिया, जो एंड में प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं। टू कलेक्ट द रिकॉर्ड्स एंड फाइल, रिकॉर्ड रखना कि भाई ये वाले प्लेयर ने ऐसे परफॉर्म करा, ये टीम जीती है, पूरा रिकॉर्ड रखना। हमें कैसे पता होता है उस वाले मैच में ये सब हुआ था, क्योंकि रिकॉर्ड करके रखा जाता है सब। टू मेक द ड्यू पेमेंट्स ऑफ द पीपल कंसर्न, जो भी किसी की पेमेंट करनी है वो करना। टू मेक द एग्जैक्ट रिपोर्ट ऑफ फाइनेंसेस, जो फाइनेंस की रिपोर्ट की हाँ इतना खर्चा हो गया, ये सब हुआ है, ये सब भी एट द एंड पोस्ट टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है। एंड ये भी आप मेंशन कर सकते हो, चेकआउट ऑफ द टीम्स और सिक्योरिटी रिफंड इफ एनी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पूरे के पूरे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है गाइस कंप्लीट हो चुके हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों, ये